है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है विच इज बिगर, कौन सा इसमें से बड़ा है, एक कूलम ऑफ और अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज बड़ा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर या फिर एक कूलम बड़ा है, ठीक है ना। और ऐसा है तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म वन कूलम ऑफ चार्ज, कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज हैं जो कि एक कूलम चार्ज बना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में जाते हैं कि हमारे को पता है एक इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना कूलम चार्ज है। अब एक कूलम चार्ज में कितना होगा, तो सर दोनों साइड में क्या करो 1.6 से डिवाइड कर दो, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इधर आ जाएगा 1 कूलम। ध्यान से समझना है बेटा, बिकॉज धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा क्वेश्चंस का, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है। हाँ तो बेटा आपको क्या करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ लेक्चर अटेंड करना है। लेक्चर के जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है स्क्रीनशॉट ले लेना, और या अगर आप कॉपी लेके बैठे हो तो कॉपी में साथ में लिखते रहो, क्योंकि मैं चेक करूँगा, ठीक है ना। और होमवर्क भी दूंगा आपसे रेगुलरली, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो जब हम दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो 1 से जब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जब डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा इधर राइट साइड में 1 कूलम, ठीक है ना। जब दोनों साइड डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻18, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास एक कूलम में होता है। तो देखो 10⁻18 इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम में, तो कौन बड़ा हुआ, एक कूलम बड़ा हुआ है या एक इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली एक कूलम बड़ा होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है एक कूलम में। तो पहले सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, विच इज़ बिगर अ कूलम और अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम इज बिगर देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बहुत कम होता है, ठीक है ना, एक कूलम बहुत बड़ा होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो उसका भी आंसर हमने निकाल दिया कि भाई 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे एक कूलम चार्ज बनाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है ना, मैसेज छोड़ दो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हम्म, ठीक है। मेरे हिसाब से पहला वाला आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये मैंने क्लास में भी कराया। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज का लेक्चर थोड़ा थोड़ा सिंपल होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे लेक्चर्स में थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो पहला हमारा अगला सवाल क्या है, अ कॉम्ब ड्रोन थ्रू पर्सनस हेयर, ठीक है, एक इंसान है उससे क्या कंघी कर रहा है, ठीक है भाई। ऑन अ डे कॉजेज 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स, तो n की वैल्यू, ये n की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर रहा है, 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर रहा है। टू लीव द पर्सनस हेयर एंड स्टिक टू द कॉम्ब, इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं उस इंसान के बालों से निकल के उस कंघी में अटक जाते हैं, ठीक है भाई। कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम्ब, तो हमको चार्ज पूछा है। अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये चार्ज नहीं है, ये नंबर है। चार्ज निकालने का हमारे पास तरीका क्या है, Q बराबर एन ई, पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा है, Q इक्वल्स टू एन ई। तो n की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 10⁻22, और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हॉस्टल वाले सारे बच्चे, ये सारा जो भी मैं काम यहाँ पे करवा रहा हूँ, आप लोगों को ये अपनी प्रेप वाली नोटबुक में लिखना है, ठीक है बेटा। आज अगर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स जो भी आपका ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है इसको आपको प्रेप वाली नोटबुक में लिखना है, वहाँ पे काम आपका शो होगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा यहाँ पे, 10⁻22, वो क्वेश्चन में गिवन है। सर ई की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1.6 इंटू 10⁻22 में से 19 गए, पीछे कितने बचे बेटा, ये बच गए हमारे पास 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 1600 कूलम्स, इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। बिल्कुल सिंपल सवाल था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए थे, आपको चार्ज निकालना था, ठीक है। बढ़े आगे। अब देखो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन धीरे 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 आगे टफ होते जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर कैजुअली जैसे ऑनलाइन क्लास लेते हैं वैसे लोगे कैजुअली तो दिक्कत आएगी, अगर आप इन्वॉल्व होगे क्वेश्चंस पूछोगे तो ज़रूर आपको कोई करने में भी मज़ा आएगा और समझने में भी मज़ा आएगा, है ना। आफ्टर एवरी लेक्चर, जैसे कल क्लास में मैं आके आपको ये बता दूंगा कि आपका होमवर्क क्या है, ठीक है ना। ज़्यादा होमवर्क नहीं देंगे, 5-5 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ताकि हमारी बुक साइड में पैरेलली खत्म हो जाए, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ अ बॉडी गिव्स 10⁻9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड, अब हर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है भाई, एक सेकंड में सर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है भाई। एक सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है।
फिर क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल ऑफ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, कॉन्सेप्चुअली सवाल है कि भाई सिंपल सा सवाल है, हर सेकंड में एक रूम से 10 बच्चे निकल रहे हैं, ठीक है, तो 100 बच्चों को निकलने के लिए कितना टाइम चाहिए हो, तो लॉजिकली सोचो, ठीक है ना। अगर हर एक क्लासरूम से 10 बच्चे निकल रहे हैं हर सेकंड में, तो 100 बच्चों को निकलने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है, बेसिक है, सेम सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एक बॉडी है 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स दे रही एक सेकंड में। तो पहले तो सर हमको ये निकालना पड़ेगा कि एक कुलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने अभी पीछे 2 मिनट पहले सॉल्व किया कि एक कुलम में, और मैंने कहा कि ये वैल्यू याद भी रख लेना, एक कुलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन। अब उन्होंने बोला है कि एक सेकंड में अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा। सही बात है, तो देख लेते हैं भाई। तो एक सेकंड में 10⁹ है, दीज आर द नंबर, तो इस 6.25 इंटू 10⁻18 इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा, डिवाइडेड बाई 10⁹ तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड्स। आप सेकंड्स में छोड़ दो। अगर ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, आप वहाँ पे देखोगे कि उन्होंने ईयर्स, आवर्स, मिनट्स सब में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है ना बेटा। तो दैट्स योर चॉइस, बट इतना टिपिकल प्रॉब्लम बोर्ड में देंगे तो आप बैठ के कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यू कैन लीव इट इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स, आवर्स और ईयर्स में कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। और फिर भी अगर आपको करना है कि भाई वेटेज ज़्यादा है क्वेश्चन का, तो ट्राई टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चन एट द एंड, लास्ट में उसको सर्कल कर दो पेपर पे पेंसिल से और उसको लास्ट में अटेम्प्ट, है ना। ग्रेट, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया कैसे किया हमने ये। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो सबसे पहले देखो, आइडियली स्पीकिंग, मैं फिर से ये बोल देता हूँ, ये कोई जनरलाइजेशन नहीं है, आइडियली स्पीकिंग जो एक कप होता है उसमें कितना पानी होता है, 1 कप। एक, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, एक कप में कितना पानी होता है बेटा, 250 ग्राम। सर मेरे घर पे कप जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें 500 ग्राम पानी आता, फाइन इट इज़, हम आइडियली बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं, वहाँ पे आपको पर्टिकुलर वैल्यू दी जाएगी कि फाइंड द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर हो जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा सोचने की कोई टेंशन नहीं है। तो एक कप में 250 ग्राम पानी हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, 250 एक पाव, ठीक है। एक कप में 250 ग्राम वाटर है, ठीक है। ये जो 250 ग्राम वाटर है ये इसका मास है, तो मास बराबर क्या आ गया हमारे पास, 250 ग्राम्स, ठीक है भाई। सर अगर ये मास है हमारे पास, तो सबसे पहले हमको निकालने पड़ेंगे मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितना हो जाएगा बेटा, मैं याद दिला देता हूँ 11th स्टैंडर्ड, मास इन ग्राम्स और गिवन मास, या गिवन मास लिख लेते हैं क्योंकि बच्चे वैसे ही इसको याद रखते हैं। तो गिवन मास होल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर, जो मास दी गई है उसको मॉलिक्यूलर मास से जब डिवाइड करोगे बेटा, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे कि भाई हमारे पास यहाँ पे 250 ग्राम में कितने मोल्स हैं। तो सबसे पहले गिवन मास कितना है, 250। बट सर मॉलिक्यूलर मास कितना है वाटर का, अगर आपको नहीं पता है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, H2O, ठीक है। तो ईच हाइड्रोजन एटम कंट्रीब्यूट्स टू 2, 1 and 1, तो टोटल 2 हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1 का हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 1, तो 2 है इधर मॉलिक्यूल, तो 2, और प्लस ऑक्सीजन का कितना बेटा, 16। तो ये तो आपको मेरे हिसाब से 11th स्टैंडर्ड से याद हो गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास जो है वाटर का कितना है, 18, एग्जैक्टली। तो 250 डिवाइडेड बाय 18, ये कर लेते हैं। तो इससे आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए। क्या हमको ये मॉलिक्यूल मिले, नहीं, ये हमको मिले मोल्स। बी वेरी केयरफुल, केमिस्ट्री का पार्ट है, नंबर ऑफ मोल्स मिले। अब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल देते हैं सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे बेटा वो हो जाएंगे हमारे पास मोल्स इनटू, आपको याद है एक नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ये 6.022 इंटू 10 एग्जैक्टली एवोगैड्रो नंबर, बिल्कुल सही बात। तो इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल्स को हम डिवाइड कर देते हैं 250/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं एंड में छोड़ दूंगा, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी नहीं आ रहा आपको तो शायद आप गलत जगह हो, है ना। इतना तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो ये आ गए हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब बेटा
यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया कि भाई एक पाव पानी में 250 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, फाइन इट इज। अगर इतने मॉलिक्यूल हैं इसमें, तो हर एक मॉलिक्यूल, बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, हर एक मॉलिक्यूल वाटर का उसमें कितना नेगेटिव चार्ज होगा सर, उसके लिए तो काउंट करना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पॉजिटिव चार्ज के लिए सर काउंट करना पड़ेगा कितने प्रोटॉन्स हैं। सही बात है। तो कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काउंट करने के लिए इधर सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ। हर एक हाइड्रोजन एटम, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन एटम में सर, एक होता है, बाहर गोल गोल घूम रहा है। कितने हाइड्रोजन एटम है हमारे H2O में सर, दो। तो दो इलेक्ट्रॉन्स तो एक मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर एक मॉलिक्यूल वाटर का दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के कारण दे रहा है, बिल्कुल। और ऑक्सीजन कितना दे रहा है सर, ऑक्सीजन दे रहा है हमारे को 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। पढ़ा होगा 1s2 2s2, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो टोटल एक मॉलिक्यूल वाटर का कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा सर, 10 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल। लेकिन हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये एक नंबर लिखा हुआ है, देखो बेटा इसको ध्यान से, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये है हमारे पास मॉलिक्यूल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे मॉलिक्यूल के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 250/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये आ जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इसके अंदर है। ठीक है भाई। अगर ये सारे के सारे हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये तो चार्ज थोड़ी हुआ, ये तो इलेक्ट्रॉन हुए हैं। अब हर इलेक्ट्रॉन के पास एक चार्ज होता है सर, क्या चार्ज होता है, यहाँ लिख देते हैं साइड में कॉलम बना के। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास। तो इसको हम पुट कर देते हैं हमारे बेसिक फार्मूले में, Q इक्वल्स टू NE। एन क्या है सर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ कैलकुलेट किया सर, ये कैलकुलेट किया हमने। तो इधर लिख देते हैं इसको 10 इंटू 250/18 मल्टीप्लाइड विथ 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो मिल गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हर इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है सर, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये मिल गया हमारे को टोटल चार्ज। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सर इसको मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है, मैं तो यही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना है और इससे आपको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज। पर सर क्वेश्चन में पॉजिटिव चार्ज भी पूछा है। तो गुड इवनिंग बेटा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है आपका, पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है, इसीलिए तो पानी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है इसीलिए तो हम पी रहे हैं। ठीक है बेटा। तो नेगेटिव चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन के अंदर है उतने ही टोटल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, आपस में चैट बाद में कर लेना बेटा, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये आ गया आपका आंसर। दिस इज अवर फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ कूलम्स। एनीवन हैज एनी डाउट, स्पीक अप। क्या नहीं समझ में आया तो बोलो, आई विल रिपीट द होल थिंग। या आप ऐसा करना, नहीं भी समझ में आया हो तो थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस शुरू करो, रिवाइंड वाला ऑप्शन है इसमें, थोड़ा सा बैक चले जाओ, आपको समझ। ठीक है, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन PYQ है IIT का। ठीक है, टफ नहीं है, आप ये मत सोचना कि टफ, तब मेरे को तो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इस बार का पेपर आप सबको पता ही है कि इस बार कैसा आया था। ठीक है ना, तो उस लेवल के हिसाब से बहुत ही ईजी लेवल है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो देख लेते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग मास 10 ग्राम। हमारे पास एक पार्टिकल है ये रहा 10 ग्राम का, और दूसरा ये रहा हमारे पास 10 ग्राम। दोनों के पास मास है बेटा 10 ग्राम। तो यहाँ पे मैं मास लिख देता हूँ 10 ग्राम्स, तो 10 इंटू 10⁻³ kg में स्टैंडर्ड यूनिट में अभी कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि क्या पता मैं भूल जाऊँ बाद में, है ना। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। तो जब भी आप कोई वैल्यू लिख रहे हो उसी समय उसको kg में कन्वर्ट कर दो, या स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर दो, ताकि बाद में भूलो नहीं। ओके, एंड ईच वन हैज़ अ चार्ज। इसके पास चार्ज कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻7। और इसके पास चार्ज कितना है सर, 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, आर प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। अच्छा, तो फिर हम क्या करते हैं, इन चार्जेस को थोड़ा साइड में बनाते हैं और डायग्राम बना देते हैं। ये 2 इंटू 10⁻⁻7 है, और ये भी 2 इंटू 10⁻⁻7 है। ठीक है, इनको दोनों को चार्ज को यहाँ एक टेबल पे रख दिया मैंने। ठीक है, विद L एज द सेपरेशन। दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है, ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। ध्यान से समझोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है बेटा, L बिटवीन देम सच दैट दे स्टे इन लिमिटेड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है बेटा, वहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, रिजल्टेंट फोर्स कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है,
कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, मतलब रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन वो कैंसल आउट कर रहे हैं। ग्रेट। ये तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सर ये क्या चीज़ है? ये तो मैंने 11th में पढ़ी थी, भूल गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे फोकस करो, मैं वापस छोटी मोटी चीज़ें रिपीट कर दूंगा। तो इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज 0.25, इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन जहाँ कहीं पे भी होता है उसका एक कोफिशिएंट होता है। सर ये कोफिशिएंट क्या डिटरमाइन करता है कि उस सरफेस का नेचर कैसा है। जैसे कि आपके पास सरफेस है, उसके ऊपर पानी गिरा दिया तो फ्रिक्शन आ जाएगा। अगर एक सरफेस है उसके ऊपर ऑयल गिरा दिया, पाउडर गिरा दिया, ठीक है ना। तो ये सब फोर्सेस जो हैं आपके, क्लियर है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिटरमाइन, अलग अलग सरफेस के ऊपर कैसा कैसा नेचर ऑफ द सरफेस, म्यू। ठीक है भाई। तो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज 0.25, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू निकालनी। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो दो फोर्सेस लग रहे हैं बेसिकली। पहला फोर्स तो क्या है बेटा, एल निकल गया आपका 0.12, वेरी गुड। अभी सॉल्व करते हैं बेटा, देखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक तो लग रहा है कुलम्स फोर्स। ये कुलम्स फोर्स जो है ये इस फ्रिक्शन को, ये फ्रिक्शन फोर्स को इक्वलाइज कर रहा है, तभी तो ये मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ग्रेविटी उस फ्रिक्शन में आ जाएगी जब हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो कुलम्स फोर्स होता है बेटा, ये आपको पता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है आपका वो किसके बराबर होता है? सर फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमारा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। सर ये नॉर्मल रिएक्शन कौन सी वाला है? अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो एक फोर्स, ये जो सरफेस है इसके अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। और ये रिएक्शन फोर्स बेसिकली इक्वलाइज कर रहा है वेट, सही है। तो एन की वैल्यू इस स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एन की वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारा फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बराबर म्यू mg। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये फ्रिक्शन का फार्मूला है। अगर आपको नहीं भी आता है तो अज्यूम करो कि हाँ सर सही कह रहे हैं, 11th में पढ़ा होगा शायद, ठीक है। और अलग से कहीं पे लिख लो क्योंकि बाद में आगे काम आएगा। एन नॉर्मल रिएक्शन है, वो वेट के इक्वलाइज कर रहा है, ठीक है ना। भाई सीधी सी बात है, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ये इस टेबल को तोड़ के नीचे क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि टेबल इसको सपोर्ट दे रही है। किधर दे रही हो? अपवर्ड डायरेक्शन, वो रिएक्शन फोर्स दे रही है। और कितना सपोर्ट दे रही है डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, सही बात है। ओके ग्रेट, चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो के की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 पहला चार्ज कितना है सर? 2 इंटू 10⁻⁷। Q2 वो भी सर 2 इंटू 10⁻⁷। सेपरेशन दोनों के बीच में सर एल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू। सर म्यू तो है 0.25 और मास कितना है इसका? 10 ग्राम्स। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 10 इंटू 10⁻⁻3। जी की वैल्यू भी डाल देते हैं यहीं पे, थोड़ा सा पास में इधर एक लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया आपको। अब एल स्क्वायर उधर ले जाते हैं तो एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 इंटू 2 टू ज़ा 4 इंटू 10⁻9 माइनस 7 इज 2 एंड 2 माइनस 7 इज -5 होल डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू 10 and 10 100, 100 and 10⁻⁻3, 10⁻⁻1। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। मैंने पैर बना दिए। अब देखो इस पॉइंट को उड़ाता हूँ यहाँ से 0.25 को, तो ये इधर आ जाएगा 100, सही बात है। अब 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं अभी इनको ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो मेरे को बाद में हेल्प करेंगे सॉल्व करने में प्रॉब्लम को। 10⁻⁻1 जब ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4, और -4 और +2 ये हो जाएगा 10⁻⁻2। क्लियर है ये बात? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, रूट निकालेंगे, तो रूट निकाल लेते हैं। तो L का वैल्यू क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 9 3, रूट ऑफ 4 2, रूट ऑफ 25 5, रूट ऑफ 10⁻⁻2 10⁻⁻। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? L इक्वल्स टू 3/2 6/5 इंटू 10⁻⁻1। अब 6/5 कितना होगा? लिख लेते हैं यहाँ पे। तो L बराबर 5 1 5, करेक्ट, एंड दिस विल गिव यू 10, so 5 1.2 into 10⁻⁻1 और L इक्वल्स टू 0.12, करेक्ट, बिल्कुल सही है। जिसने भी ये 0.12 मीटर्स निकाला था बेटा, बिल्कुल सही आंसर आया आपका, ठीक है। मेरे हिसाब से ये क्लियर है आपको। कोई दिक्कत आ रही है तो यू आर फ्री टू आस्क।
बढ़े अगले की तरफ। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। हाँ हाँ हाँ। लेट्स मूव टू our next question. Question says, two insulated charged copper sphere A and B have their centers. दो sphere है बेटा, copper sphere है, एक पहला है ये, इसका नाम दे देते हैं A, और दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है बेटा, their centers separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। इनके बीच की गैप जो है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर की। तो मैं इधर ही कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि बाद में भूल ना जाऊँ। 50 इंटू 10⁻²। ग्रेट। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5? चार्ज हर एक के ऊपर कितना है, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके ग्रेट, दोनों के पास चार्जेस सेम है। और द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। मतलब ये पॉइंट चार्जेस है। सर इस लाइन का क्या मतलब है और ये क्यों इस लाइन को लिखा गया है? ये लाइन ये बताती है कि हम लोग कूलम्स लॉ को पॉइंट चार्जेस पे ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर दो चार्जेस के बीच का गैप इतना ज़्यादा है कंपेयर टू द साइज ऑफ द चार्जेस, जो ऑब्जेक्ट है जिनके ऊपर चार्ज है, तो वो पॉइंट चार्ज ट्रीट किए जाते हैं और उन पे कूलम्स लॉ वैलिड होता है। ठीक है, ये लिमिटेशन है कूलम्स लॉ की। ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स विद देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन इफ देयर वेट इज 0.5 kg। ठीक है भाई, सिंपल सवाल है। तो पहले हम कूलम्स फोर्स निकाल लेते हैं। तो कूलम्स फोर्स हमारे पास होगा Fc, और फिर से रिपीट कर देता हूँ, K Q1 Q2 अपॉन r²। बेटा K की वैल्यू कितनी है? सर K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। पहले वाले का चार्ज कितना है Q1 का? सर Q1 का चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻7, और दूसरे वाले का भी चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻7। दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? 50 इंटू 10⁻⁻2 और 50 इंटू 10⁻। क्लियर? ये हो गए हमारे कूलम्स फोर्स। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 9 इंटू 6.5। वैल्यूज़ को मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, और पावर्स को मैं अलग, 5 और 5 25, और दो जीरो को मैं कम कर देता हूँ, 10⁻⁻2 बचेगा। और यहाँ 9 माइनस 7 2 एंड 10⁻⁻5 बचेगा। तो ये हमको दे देगा 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 होल डिवाइडेड बाई, अब कैलकुलेशन पार्ट खुद कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 10⁻⁻5 और दिस विल बी -3। ये न्यूटन आ गया हमारा कूलम्स फोर्स। आगे कैलकुलेशन खुद कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ। F जो है हमारा वो होता है बेटा Gm1m2 अपॉन r²। करेक्ट? ये सर फार्मूला कहाँ से आया? ये फार्मूला आया बेटा 11th स्टैंडर्ड के ग्रेविटेशन। तो G की वैल्यू सर क्या है? G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ बेटा? 0.5। मास ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट कितना दिया है? 0.5। और दोनों के बीच का गैप कितना है सर? 50 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 50 इंटू 10⁻²। करेक्ट? तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। 6.67 और 0.5 साथ में रख लिया, होल डिवाइडेड बाई 5 5 25, और ये दो जीरो कम कर देते हैं, -2 एंड -11। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 6.67 इंटू 0.5 इंटू 0.5 होल डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻⁻। ये आ गया आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में। ये टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये सर आएगा कि नहीं आएगा, ये टेक्स्ट बुक में भी है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कूलम्स फोर्स। अब क्वेश्चन में ये बोला है कंपेयर करना है दोनों को। फाइनली जो दोनों आंसर आते हैं हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, FC अपॉन FG। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा आपका, ये आप FC को यहाँ पुट कर दो, FG को आप यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो। इन दोनों के रेशियो को हम रेशियो बोलेंगे, कंपैरिजन बोलेंगे बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड कूलम्स। किसी को कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, बोलो। सिंपल कैलकुलेशन है। आज का लेक्चर इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बट ये रिवाइज कराएगा आपको पहला चैप्टर, जिससे कि हम धीरे धीरे आगे जब पढ़ेंगे तो लेवल बढ़ता जाएगा। फिर से ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत है तो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है ना? चैट में। दूसरा, अभी भी नहीं समझ में आता है, कल आप क्लास में पूछो। तीसरा,
बैठ के कॉपी में लिखो, लिखोगे नहीं तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, ठीक है ना। आप अगर सिंपली लेक्चर अटेंड कर रहे हो, देख रहे हो, समझ में आ रहा है, जितना जल्दी समझ में आ रहा हो उतना जल्दी भूल भी जाओगे, उसको लिखो, लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एटलीस्ट आपके पास इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। फ़ोन अगर लिखने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है तो टेक अ स्क्रीनशॉट, जैसे लेक्चर खत्म होता है या लेक्चर वापस देख के। लाइव का ये थोड़ा सा एक हो जाएगा कि आप इंटरेक्ट कर सकते हो, तो उससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप अटेंड करो सर, ठीक है ना। ग्रेट, मेरे हिसाब से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी। ठीक है भाई, ये सेम क्वेश्चन है, देखो पहला वाला पार्ट इसका सेम है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है। ये बी वाला सेक्शन एक्स्ट्रा था, इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर दिया क्योंकि जगह नहीं थी उसमें। अगर हम देखें पिछले वाले की जगह फुल हो गई, तो सेम क्वेश्चन है पहला वाला पार्ट, तो पहला वाला पार्ट मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया आप लोगों को। बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की तरफ। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। चलो बात करते हैं वापस पिछले क्वेश्चन की तरफ। ये ए है और ये बी है बेटा। ए के पास चार्ज कितना था, चलो मैं इसको क्यू बोल देता हूँ। ए के पास चार्ज कितना था, क्यू, और बी के पास भी चार्ज कितना है, क्यू। सर दोनों क्यू कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दोनों के पास सेम चार्ज है, तो मैंने क्यू क्यू मान लिया ताकि मेरे को क्वेश्चन सिंपल थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाए। हर बार वैल्यूज रख के डिवाइड बाई 2 करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना बना के, तो सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। ये नया तरीका है, ठीक है ना। आप चाहो तो आपको जो ट्रेडिशनल नॉर्मल मेथड आता है आप वो मेथड से इसको डिवाइड बाई 2 करो, कैलकुलेशन स्टफ करो, कर सकते हो, लेकिन ये एक सिंपल तरीका है, ठीक है। तो ये क्यू क्यू है। अब उन्होंने बोला ईच, ये पहले था सिचुएशन, क्यू को क्या माना मैंने, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्यू बराबर मेरा 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷। अब क्वेश्चन में बोला है कि इफ ईच चार्ज स्फीयर इज ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। अब अगर डिस्टेंस को आधा कर देते हैं, पहले डिस्टेंस कितनी थी सर, डिस्टेंस थी पहले 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर को मैं एल मान लेता हूँ, ई इंटू 10⁻⁻² को एल मान लेता हूँ। अब चार्ज जो है वो डबल हो गया, तो इसको 2Q कर लें और इसको भी क्या कर लेते हैं 2Q। देखो ये टेक्निक ईजी है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ एक बार ही करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ आप 2 को Q से मल्टीप्लाई करोगे हर बार, दिक्कत आएगी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, सो L/2 कर देते। तो अब नया फोर्स कितना होगा, देखो पहला पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट। तो नया फोर्स जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास K, Q की जगह आ जाएगा 2Q, और के दूसरे के जगह भी 2Q अपॉन सेपरेशन आ गई L/2 का स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं L²/2। बेटा L/2 का स्क्वायर है, नई वाली डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर करोगे तो L²/4 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4KQ²/L²/4, और ये 4 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 16KQ²/L। तो पिछली बार हमारा जो फोर्स आया था KQ²/L², इस बार ये 16 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 16K, K इज 9 इंटू 10⁻⁹, Q चार्ज क्या है हमारे पास 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷, अगेन 6.5 इंटू 10⁻⁻7 होल डिवाइडेड बाय सेपरेशन। सेपरेशन कितना है बेटा, सेपरेशन है सर 50 सेंटीमीटर, सो 50 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 50 इंटू 10। इस पूरे वैल्यू को आप ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हो, तो जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन कर रहे हो तो पिछले क्वेश्चन ये पूरी वैल्यू कर रखी है आपने, करेक्ट। इसको डायरेक्ट 16 से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट ये वैल्यू ऑलरेडी आपकी आ चुकी है, मैं पीछे लेके जाता हूँ, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस आपके यहाँ पे ये जब वैल्यू आ चुकी है तो इसको वापस निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई दैट वैल्यू विद 16, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि एक तो इनका चार्ज डबल कर दिया, एक इनका डिस्टेंस हाफ कर दिया, दूसरा क्या है, इसको पानी में डाल दिया। द टू स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कई बार एग्जाम में पूछा गया, क्या है कि अगर हम उसको पानी में डाल देते हैं तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स F/K हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, F/K। F क्या है ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो 16 इंटू जो भी आपका प्रीवियस फोर्स आया F, ठीक है, या इसको लिख देते हैं यहाँ पे, चलो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 होल डिवाइडेड बाई 50 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻2। इसको क्या कर लेंगे बेटा, इसको K से डिवाइड कर देंगे, तो
यस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/80। पानी के आने की वजह से फोर्स डिक्रीज हो गया। ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लास में हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। कि कभी भी फोर्स डिक्रीज कर जाता है कोई दूसरा मीडियम में आता है तो। क्लियर है ये बात? ओके, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया आपको। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़े आगे। थैंक यू बेटा। ठीक है, तो ये दोनों एक क्वेश्चन थे। लेट्स